4 लोग हैं तो चारों लोग जाते हैं, और चारों की मजदूरी जीरो है, वो सोचता लास्ट में जो मिला वही मजदूरी है। तो इस हिसाब से उनको लगता सरकार ने रोक दिया। उनके यहाँ जो बैल है, जहाँ पर बैल है, आजकल तो ट्रैक्टर हो, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बैल वगैरह से कृषि करते हैं, तो बैल एक बार ले लिया तो बैल में कितना जो पैसा लगाने का वो सब कुछ जोड़ता ही है। तो उनको लगता है कृषि चलो ठीक ठाक है, इतने से काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन का जो लागत है और मूल्य नियंत्रण, एक बार जो रेट हमने निर्धारित कर दिया, इस चीज का ये रेट है, ये पेन का हमने 5 रुपये रख दिया तो नेक्स्ट बजट होने तक 5 ही रुपये होना चाहिए, इसमें वृद्धि नहीं होगी। ये प्राइस कंट्रोल भी अभी कहाँ है? प्राइस कंट्रोल का थोड़ा हर कभी बोलते हैं पेट्रोल है, एक बार हुआ तो पैसा ऐसे बढ़ाता है ना, मान लो 93 रुपये 55 पैसे, दूसरा दिन 55 से 56 पैसा, एक पैसा किसी को पता नहीं लगता, एक पैसा कर करके कितना बढ़ेगा। तो जब एक बार आप बजट बनाया है, बजट किस लिए बनाया भाई? सब चीज निर्धारित कर दी तो बीच में रेट तो बढ़ना नहीं चाहिए। ये मूल्य नियंत्रण ये बिल्कुल इकोनॉमिक के अंतर्गत मेन चीज है जो हमने चर्चा की थी कि रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीज है, जो रोटी कपड़ा मकान, जो बचा 3-2 तो पूरा हो गया, तो क्या सरकार लोगों को घर घर तक देगी? जैसे भी दे रही है, अभी दे रहे 5 किलो अनाज, इतना अनाज, अभी कई स्टेट में राशन कार्ड, ब्लू कार्ड, येलो कार्ड, इस प्रकार से कार्ड बने हुए हैं। कोई कार्ड है फ्री, कोई में 1 रुपए 2 रुपए पर किलो, इस प्रकार से बना। तो ये हम लोग देख रहे हैं उसका कि इतना उसका दुरुपयोग हो रहा है। शहर में जहाँ पर भीड़ लगी है, समझ लीजिए वो दारू भट्टी है। शहर में जहाँ भीड़ लगी है, देख लीजिए, शहर ही नहीं ग्रामीण एरिया में भी ठेकेदारों को मिला है, जहाँ पर भीड़ दिख रही है आप मान लीजिए दारू भट्टी, जाकर देखेंगे दारू भट्टी। क्यों? वो जो राशन का जो मिल रहा है उसको जहाँ से लिया उसी दुकान में बेच देता है, पैसे मिल गया, उस पैसा को लेकर के जाकर दारू भट्टी में पीता। तो लोगों को अकर्मण्य बनाते जा रहा है। ये जो जिसको बोलते हैं फ्रीबीज, ये मुफ्त की जो रेवड़ी है, ये रेवड़ी कल्चर जो है ना, ये देश के बहुत घातक है। अब लोग बोलेंगे कि प्राउड में फ्री एजुकेशन और ये फ्री मेडिकल, ये भी रेवड़ी है। नहीं, ये रेवड़ी नहीं, ये वेलफेयर और सबके लिए है, और सबके लिए समान है ना। ऐसा नहीं कि इस विशेष वर्ग के लिए हमने इतना दे दिया, उसके लिए इतना दे दिया, ये नहीं, फॉर ऑल, सबके लिए समान व्यवस्था और सबके लिए ये वेलफेयर है, ये कल्याणमूलक कार्य। बाकी को आपको जो 3 चीज बचे और अपनी जरूरत की चीज है उसके लिए आपको रोजगार मिलेगा, है ना। तो उसके लिए संविधान में क्रय शक्ति की गारंटी होगी। संविधान जब प्राउड की गवर्नमेंट बनेगी तो वहां पे लिखा रहेगा कि आपको क्रय शक्ति की गारंटी होगी, और यदि आपके पास क्रय शक्ति नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे पास फलाना फलाना क्रय शक्ति नहीं है, मैं फलाना चीज लेना चाहता हूँ जो मुझे जरूरत की चीज है, मुझे मोबाइल खरीदना है, पैसे नहीं है। मोबाइल तो धीरे धीरे वो नीड में आ जाएगा, है? किसी जमाने में नीड नहीं था, जो नीड हो गया है, इसेंशियल हो गया। तो मुझे पैसे नहीं है, नहीं होगा तो जाएगा कोर्ट, तो देखेंगे कोर्ट जाएगा तो क्यों नहीं मिला, कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकता है, फिर उसके बाद क्रय शक्ति उसको प्रोवाइड करेगा, जाएगा सर्विस बोर्ड के पास, सर्विस बोर्ड रहेगा, उसका सप्लाई करेगा। उसमें कहा गया उसमें समाज आदेश बिना धन संचय अकर्तव्य, तो उसमें समाज का आदेश माने सर्विस बोर्ड का परमिशन रहेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा, मेरे खर्च बढ़ गया, सर्विस बोर्ड देखेगा कि हाँ ये सही है, तो उसके लिए व्यवस्था करेगा उस प्रकार से। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी थ्रू परचेसिंग कैपेसिटी की गारंटी होगी, और उस परचेसिंग कैपेसिटी के माध्यम से अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अभी हम लोग देखते हैं परचेसिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ पर है? ये पर कैपिटा इनकम, हमारे देश में पर के प्रति व्यक्ति आय, यही चल रहा है। मान लो किसी प्रति व्यक्ति आय, मान लो एग्जाम्पल के लिए 5,000, दूसरे साल 10,000 कर दिया, डबल कर दिया, लेकिन महंगाई 3 गुनी हो गई। जो चीज 5 रुपया मिलता था वो 15 रुपया कर दिया, तो आपका वेतन डबल करने से क्या फायदा हुआ? पर इनकम बढ़ाने से कोई फायदा हुआ नहीं। बोलते परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ताकि आप बाजार में जो चीज है आप उसको खरीद सको।
इसलिए प्राउड का ही नया कॉन्सेप्ट है परचेसिंग कैपेसिटी। ये बोगस चीज़ है, पर कैपिटा इनकम का जो इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं, फालतू चीज़ है। ये लोग लुभावनी नारा है कि हम लोगों का जो प्रति माह मासिक आय इतना था अब इतना होगा, वो सब दिखा लेते हैं। तो ये परचेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी पीपुल्स इकोनॉमी के अंतर्गत में जो ये पीपुल से जुड़ा हुआ, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए छोटे छोटे उद्योग बताया था। अभी 3 उद्योग के 3 प्रकार हैं। तो पहला जो मूल उद्योग वो सरकार का है, सरकार नौकरी देगी उसको। उसके अलावा जो लार्ज स्केल है, जो कोऑपरेटिव बेसिस पे चलेगा। उसके बाद है स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री, जैसे बताया ना, मिठाई की दुकान है, नाई की दुकान है, मसाले का छोटा मोटा उद्योग है, 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इसके बारे में भी सरकार को पीपुल्स इकोनॉमी का अंतर्गत आएगा। लोग जाएंगे अपनी सरकार के पास, हमको ये छोटा सा उद्योग खोलना है, उसके लिए हमको बैंक से लोन चाहिए। तो पूरी व्यवस्था वहाँ पर रहे कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, तो कैसे कैसे सिस्टम होगा, बैंकिंग होगा, लोन होगा, ये सब प्रोवाइड होगा ताकि वो अपनी परचेसिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। इसके अलावा पीपुल्स इकोनॉमी के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था हो गई, चाहे वो लार्ज स्केल हो, चाहे इंडस्ट्री के द्वारा हो, चाहे स्मॉल स्केल के द्वारा हो। और दूसरा गरीबी उन्मूलन। अभी भी गांव बहुत गरीबी है, हर जगह नहीं है। बस्तर एरिया में जाइए, अबूझमाड़ वगैरह में जाइए, उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र में जाए, इतनी गरीबी है, देखेंगे तो आपके आँख से आंसू आ जाए। बहुत गरीब, पैसे के लिए माँ अपने बच्चे को बेच, ये स्थिति है। ये स्थिति है उड़ीसा के कालाहांडी में, जो कि बाबा बोलते हैं इतना रिसोर्सेस, इतना संपन्न है कि वहाँ पे 4 बिग स्टील प्लांट बनाए जा सकते हैं उड़ीसा में। इतना नेचुरल रिसोर्स क्या नहीं है वहाँ उड़ीसा में। कोयला का अपार भंडार, आयरन ओर का अपार भंडार, क्या नहीं। लेकिन देखिए वहाँ पे जो है ना रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके कारण माँ अपने बच्चे को बेचने की बात है। ये स्थिति है। कालाहांडी क्षेत्र है उड़ीसा का, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजनेताओं का पाप। बाबा बोले राजनेताओं का पाप है जो जनता को खाए जा रहे हैं। उसके बाद है इसी में ग्रामीण अर्थ, उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में सभी के रोजगार की बात हो गई, गरीबी उन्मूलन की बात हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी देखना है, जैसे बताया ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लोग देखते नहीं है, तो वो भी उनकी जिम्मेदारी है। भूमि का समाजीकरण, ये अलग चैप्टर है, लेकिन भूमि का समाजीकरण है ना, जो गांव में पहले हमारे 2 पीढ़ी पहले 100 एकड़ जमीन था, अब बंटवारा होते 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 3-4 पीढ़ी के अंदर में 100 एकड़ जमीन आज 2 एकड़ 1 एकड़ हो गया। हम अपने परिवार में ही देखते हैं, हमारे परदादा के पास 100 एकड़ जमीन था, आज हमारे पास 1 एकड़ बंटवारे में 1 एकड़ जमीन भी नहीं थी। तो जिसके 1 एकड़ जमीन को लेके क्या करेगा? इसलिए प्राउड कहता है ये अनार्थिक जोत है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये सब चीज़ों को धीरे 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 समाजीकरण करना चाहिए। वो 4 फेस है, तो अलग सब्जेक्ट है, कैसे उसको लाएंगे। कोई भी लैंड प्राइवेट नहीं होगा, एग्रीकल्चर लैंड। प्राउड संदर्भ में कोई भी जमीन है वो व्यक्तिगत नहीं होगी। 4 स्टेप में, 4थे स्टेप पे आते आते वो जो जमीन हो जाएगी उस समाज की हो जाएगी। फिर एरिया सहायता समाज, वो किसी का व्यक्तिगत किसी जमीन नहीं है। 4 स्टेप में वो 4थे स्टेप में जब आएगा तो पूरा जो लैंड होगा सहायता समाज का, व्यक्तिगत लैंड खत्म हो जाएगा। समाजीकरण, लोगों की चिंता क्या है? लोग बोलते हैं ना स्टेटस समझते, मेरे पास जमीन है इतना, अरे 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन लेके क्या करोगे? लोग तो उसके पास सुसाइड तो करना है, क्या मतलब उससे? व्यवस्था आप कर ही नहीं पाओगे। 1 एकड़ जमीन के लिए कहाँ से ट्रैक्टर लाओगे, कहाँ से खाद लाओगे, कितना कितना? वही सब मान लो 100 एकड़ हो, सामूहिक खेती हो, कोऑपरेटिव हो, तो सब व्यवस्था क्या होगा? उसको करने की चिंता नहीं है, कोऑपरेटिव दे दिया फ्री हो, है ना, उसका जो शेयर मिलेगा वो उसको मिल जाएगा, वो निश्चिंत होकर दूसरा काम करेगा। ये समाजीकरण। तो इस प्रकार से 10वां नंबर है पीपुल्स इकोनॉमी के अंदर ऊर्जा और जल आपूर्ति सस्ते दामों पर। बिजली है, पानी है, ये सस्ते दामों पर मिलना चाहिए, क्योंकि इसेंशियल है, ये जरूरी है। इसलिए इसमें अभी जैसे बताया ना, कल बताया था, प्रॉफिट मोटिव चल रहा है, कैपिटलिस्टिक पैटर्न। हर चीज को पैसे के माध्यम से अधिक उत्पादन हो,
है ना। उसके लिए छटनी करना पड़े तो छटनी करते जाओ, नौकरियों से लोगों को निकालते जाओ और उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाते जाओ ताकि प्रॉफिट मोटी हो। तो प्राउड कहता है कि ये जो चीज़ है, जैसे ऊर्जा के अंदर पावर सप्लाई वगैरह आ गया, हमारे बाबा ने तो बहुत प्रकार की ऊर्जा कैसे कैसे मिलेगी तो दिया हुआ है ना। तो अभी तो ऊर्जा जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, थर्मल पावर है, कहीं पर विंड एनर्जी भी है, टाइडल एनर्जी से भी ले सकते हैं। जो एनर्जी वो उसमें जो लाइटनिंग की एनर्जी है उसको भी ले सकते हैं। जो बिजली गिरती है ना उसका अभी तक उपयोग नहीं कर पाए, इतने ह्यूज अमाउंट होता है उसका, बिजली जो गिरता है उसमें, उसका अभी तक हम लोग संसार उसका यूज़ नहीं कर पाया, कैसे उसको हम लोग उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से जो भी आपूर्ति हो, जो भी ऊर्जा है उसकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में सस्ते दामों पर लोगों को जल और ऊर्जा की व्यवस्था करें। साथ ही साथ में ये जो पीपुल्स इकोनॉमिक अंदर का लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकेंद्रीकरण, जिसका आज क्लास है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आर्थिक विकेंद्रीकरण है, सशक्तिकरण है, लोगों को सशक्त बनाएंगे, क्रय शक्ति बढ़ा करके कोऑपरेटिव पे बेच। प्राउड में हर चीज़ कोऑपरेटिव बेच, कोई दलाली नहीं है। अभी बहुत दलाली है। गांव का आदमी अपना प्रोडक्शन लेके मंडी में जाता है शहर में और उसका रेट वो नहीं लगाता। वो जो दलाल है जिसका कुछ एक छोटा सा जगह ले लिया है और वहाँ कुछ नहीं है, उसका एक छोटा सा लाइट वाइट ले लिया है और बैठ करके रेट तय करता, बोली लगाता। और उसके बाद जब 2-3 घंटे में पूरा सब सिस्टम हो जाता, अपना जेब भर करके चला जाता कमीशन। और उसको जितना पैसा मिले उसी से काम, उसी से जो आम आदमी है वो अपनी व्यवस्था कर। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ जो मैंने देखा है छत्तीसगढ़ में। टमाटर का बम्पर पैदावार होता है छत्तीसगढ़ का। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में धंधा क्षेत्र है और रायगढ़ जसपुर एरिया में पत्थल गांव एरिया है, बम्पर टमाटर। तो जब टमाटर जब होता है सीजन आएगा तो अभी तो वहाँ पर करीब 20 रुपये, हमारे यहाँ टमाटर 20 रुपये किलो है। तो उस समय टमाटर 4-5 रुपये हो जाता है। 4-5 रुपया में आम लोगों को मिल रहा है, तो जो किसान को कितना मिलता होगा? वो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता। 5 रुपये में हमको मिल रहा है। इसमें वो पहले दलाल को दिया, दलाल बड़े वाले स्टॉकिस्ट को देगा, फिर वो छोटे वाले जो बेचने वाले उसके पास जाता है। तो 2 रुपये मिला और हमको मिला 3 रुपये का जो बेनिफिट है वो दलाल ले रहा है बीच में, और जो रिटेलर वगैरह जो होता है वो सब तो कुछ नहीं मिलता। वहाँ जो पथलगांव एरिया में लोग टोकनी में अपना सब्जी लेके आते हैं, टमाटर लेके आते हैं, तो बोलना बहुत मुश्किल लगता कि मतलब कैसे बोलूं उसके बाद। ये स्थिति है वहाँ पर। लोग बोलते हैं टोकनी में लेके आएगा, उसको बोलते हैं उनकी अपनी जो भाषा होती है, 5 रुपये में दोगे क्या? उसको उत्पादन करने में भी कम से कम 25-30 रुपये लगा होगा और बोलता है 5 रुपये में दोगे। ये स्थिति बनी। सरकार को ध्यान नहीं देती। रमन सरकार थी उस समय, बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने बोल दिया हमने प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे टमाटर। आज तक कहीं कुछ नहीं। जो करते हो 10 साल सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई वो भी चली गई, अभी और एक सरकार आई। और विडंबना देखिए, जो टमाटर लेके आया मेटाडोर में, जितना बेचना था बेचा। मान लो 20 क्विंटल लेके आया, 10 क्विंटल बेचा, 10 क्विंटल जो बचा है ना वो जाते समय रोड में छोड़ के चला, अनलोड किया 10 क्विंटल और चुपचाप, क्योंकि 10 क्विंटल को वापस ले जाएगा तो उसको भाड़ा चाहिए ना, और वो टमाटर वहाँ जाके सड़ना है। ये स्थिति बनी एग्रीकल्चर। मैंने खुद अपना नजरों से देखा। सब्जी का सब्जी पड़ा हुआ है रोड के किनारे, लौकी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। क्यों? वो लेके जा रहा था, नहीं बिका, रास्ते में गिरा दिया सब। जिसको ले जाना ले जाओ, जानवर खा रहा है, लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। ये पीपुल्स इकोनॉमी, इसके बाबा ने दिया पीपुल्स इकोनॉमी। लोगों के आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है, उसके लिए कृषि को जब तक उद्योग का दर्जा नहीं देंगे तब तक किसी का भला नहीं, किसान का भला नहीं होगा तो किसी का भला नहीं। इसलिए जो अभी जो रैली होने जा रही है वहाँ पे पटना में 44 समाज की रैली हुई है, इससे मुख्य मुद्दा है। अभी दिल्ली में भी रैली हुई थी, वहाँ पर भी मुख्य मुद्दा था कि कृषि को उद्योग का दर्जा।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, इसमें एक और ब्लॉक स्तरीय योजना जिसकी चर्चा ब्लॉक लेवल कैसे बनाया जाए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ब्लॉक, क्योंकि जो योजना बनती है अभी टॉप लेवल से नीचे कोड जाता है। राउट में बोलता है नीचे से ऊपर कोड जाना चाहिए, तो सबसे नीचे है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ब्लॉक लेवल प्लानिंग भी इसी पीपुल्स इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम साइको इकोनॉमिक चर्चा करें। ये मनुष्य में दो प्रकार का उपभोग होता है। एक जागतिक उपभोग, अपनी जरूरत को पूरा करना, है ना, हम घर मिल जाए, ये हो जाए, कपड़ा मिल जाए, गाड़ी हो जाए, ये हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, वर्ल्डली रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद एक मन का भी उपभोग है, मन का भोजन। ये तो शरीर का भोजन मिला, जितना भी हम लोग चर्चा की ना, ये शरीर के लिए है। मन के लिए क्या चाहिए? मन का भी भोजन होना चाहिए। बाबा ने कहा मेंटल पेबुलम या पेबुलम, बहुवचन पेबुला शब्द है, मेंटल पेबुला, मानसिक उपभोग। मानसिक उपभोग की भी पूर्ति होनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने दिया है साइको इकोनॉमी, जिसकी चर्चा आज तक कहीं होती ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया, जब लोगों का वर्ल्डली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा तब ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। कि हमारा सब चीज़ हो गया, उसके बावजूद अब यदि हमारे पास महीना में या हफ्ते में ऐसा समय भी आएगा, हफ्ते में 1 घंटा काम करिएगा, आपका बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी दिन में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मान लो हफ्ते में अभी एक दिन में 10 घंटा या 12 घंटा काम करते हैं, तो 4 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ। आपके पास जो 6 घंटा बचा ना, उसको क्या करिए, उसको मेंटल पेबुलम में आपका जो 4 घंटे या 6 घंटे में जो काम किए उससे जो अर्निंग हुआ, उसका आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल पेबुलम आपका पूरा हो गया। अब मेंटल रिक्वायरमेंट, मानसिक उपभोग के लिए आपके पास जो समय बचा है उसको मानसिक उपभोग में लगाना है। तो किस प्रकार से आप लगाएंगे, ये साइको इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। तो इसका बहुत सारा क्षेत्र है। अभी हम लोग देखते हैं ना कैसे लोगों को शोषित किया जाता है। बड़े बड़े, अब उदाहरण क्या दे, कपिल देव है, ये लोग सब विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े, रोज खाओ अंडे, संडे हो या अंडे रोज खाओ अंडे, इस प्रकार का विज्ञापन आता है ना। ये किस प्रकार से अंडे उत्पादक करने वाले हैं, ये इनके गुलाम बन गए। इनके पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी ये गुलाम बन गए, लोगों को इनको दे रहे हैं। तो लोगों के मन में रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये बोल रहे हैं तो हमको करना चाहिए। और भी देखिए यहाँ पर ये जितने बड़े बड़े जो एक्टर हैं, वो रजनीगंधा, ये गंधा, वो गंधा, पान पराग वगैरह, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी है, बहुत पैसे, लेकिन फिर भी इनको उपयोग किया जा रहा है ताकि ये है, ये एक प्रकार से ये मानसिक शोषण है। लोगों को पैसा कमाना है तो बेवकूफ़ बनाओ, किसके द्वारा यूज़ करो, बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर बना कर लोग बोलेंगे कि अरे अजय देवगन ने कहा कि इसको खाना चाहिए, शाहरुख खान ने कहा खाना चाहिए, तो खाना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं विज्ञापन आता है, साबुन का विज्ञापन, शैम्पू का विज्ञापन, है ना, निरमा का, ये जितने विज्ञापन हैं ये सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। लोगों को अवेयरनेस लाना है कि बेवकूफ़ बनाने की मशीन आई है, कुछ नहीं है। जो लोग जिसका प्रचार करते हैं, क्या वो लोग उसका उपयोग करते हैं? निरमा वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन अमिताभ बच्चन देता है, क्या अपने घर में करता है? निरमा वॉशिंग पाउडर अपने घर में यूज़ करते हैं? कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि क्योंकि निरमा वॉशिंग पाउडर एक आम पब्लिक तक जाता है ना, तो वो सोचेगा रे विज्ञापन अमिताभ बच्चन, ये इस प्रकार से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना है। तो ये लोगों में अवेयरनेस लाना है, ये काम होगा साइको इकोनॉमिक का, किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इससे बचिए और अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। आपके पास समय बचा है, आप में हिडन टैलेंट है, किसी को बोलो ना म्यूजिक सीखना है, किसी को साधना में जाना है, जो करना है, आप हिडन टैलेंट उसको निकालिए, विकसित कीजिए। फाइन आर्ट, किसी को आर्ट का है, पेंटिंग का है, उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। आप जितना भी चीज़ अंदर में छुपा हुआ आपके मन में होता है, मैं म्यूजिक सीखूं, तो आपके पास वो जब समय मिल जाएगा वो सब करने का ये जो सिस्टम है ये मानस प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जैसे महिलाएं काम करती हैं तो पुरुष के साथ काम कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी असुविधा होती है। तो किस प्रकार से इनकी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, ये साइको इकोनॉमिक अंतर्गत आता है। उसको अंडर प्रेशर होके काम करना ना पड़े, फ्री होके काम करें, है ना। तो इस प्रकार से मानस अर्थ जो माइनस जो साइको इकोनॉमिक्स है उसको हमको बाबा ने दिया है। इसी प्रकार से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अभी देखते हैं क्या क्या पार्नोग्राफी और ये सब आज गांव-गांव में बैठा है। गांव आप जाइए, तालाब के किनारे से घूमते जाइए, सब बच्चे मोबाइल लेके पकड़े, 4 बच्चे आपस में बैठे हैं, है ना, और चारों के एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, अगल अगल बैठे हैं, चारों हंस रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, बस मोबाइल सब बैठे क्या देख रहे हैं। तो ये मेंटल प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है? ये सब चीज़ साइको एक्सप्लॉयटेशन, उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी तो खत्म हो गई वहीं पर। जो एनर्जी जहाँ जाना चाहिए था समाज के विकास में, देश के विकास में, बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई की चिंता करना चाहिए। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है अपने माँ बाप को इतना तंग करते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, वो भी ऑर्डिनरी मोबाइल नहीं, स्मार्ट मोबाइल चाहिए, व्हाट्सएप वगैरह इसमें चले, सब कुछ चले। ये गांव-गांव में ये सब क्या है, ये हमारे उसको मन को भोजन नहीं मिल रहा है ना, जो भोजन मिलना चाहिए वो भोजन है नहीं। अब बच्चों के लिए कहाँ से भोजन मिलेगा? स्कूल में वो मॉरल साइंस खत्म हो, पहले तो होता था, आजकल वो भी खत्म हो। मॉरल साइंस है वो हायर क्लास की बात कर, लोअर क्लास में आजकल मॉरल साइंस करीब करीब खत्म हो गई। तो ऐसी शिक्षा है। ये जो शिक्षा व्यवस्था पूरा न्यू ह्यूमनिस्टिक पैटर्न में जब तक नहीं होगा तब तक युवा जो यूथ जनरेशन डूब जाएगा। और यही आज के पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं। आप ये कॉन्स्पिरेसी है, लोग नहीं समझ रहे हैं। यूथ इसी में नशे में, चाहे वो मोबाइल का नशा हो, चाहे टीवी का नशा हो, चाहे ड्रग का नशा हो, इसी में डूबा है। और उसको नशे में डुबा करके जब वोटिंग, जब इलेक्शन का समय है तो उसको पैसे दे देंगे। हमारे देश में जो नेट है ना बहुत सस्ता है, किसी देश में इतना सस्ता नहीं है, हमारे से बहुत सस्ता है। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट को अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाएगी क्योंकि उसका इस प्रकार से सस्ता नेट देखकर ही वो लोगों को बेवकूफ़ बना करके रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे कार्यक्रम बनते हैं, जैसा मिस वर्ल्ड है, ये मिस यूनिवर्स है, ये हमेशा क्या कहाँ के लोग जीतते हैं देखें पहले आप लोग। ये हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे बाजार है, जहाँ बाजार है वहीं के लोग जीतते हैं, है ना। यहाँ के मिस वर्ल्ड बन गया, मिस यूनिवर्स बन गया, तो यहाँ का बाजार उन कैपिटलिस्टिक, ये जो आयोजन कौन करता है, सबसे बड़े बड़े जो कैपिटलिस्टिक है उनका एक फेडरेशन है, वो सब करता है। कहाँ पे हमको पैसा मिलेगा, वहाँ पे लगाओ, वहाँ के लोगों को करो। ये जो चाहते हैं जिसको जिताना है वही जिताना। तो इस प्रकार से ये सब कार्यक्रमों पे रोक लगाना ये साइको इकोनॉमिक के अंतर्गत आएगा। तो जब हमारा ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो फिजिकल लेवल पर, फिजिकल पैरेलल जब पूरा हो जाएगा तब ये साइको इकोनॉमिक की बात आती है जो प्राउडिस्ट की देन है। अब हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल इकोनॉमी की चर्चा कर लें। कमर्शियल इकोनॉमी जिससे थोड़ा बहुत अभी वही चर्चा चल रहा है देश में, केवल कमर्शियल इकोनॉमी, थोड़ा बहुत जनरल इकोनॉमी। तो कमर्शियल इकोनॉमी के अंतर्गत में क्या होता है, हमारा जो इनपुट है उससे आउटपुट ज़्यादा हो, जितना हमने लगाया उससे हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि लॉस में होगा तो भी काम नहीं चलेगा। लेकिन कैपिटलिस्टिक पैटर्न में क्या कहता है, बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा लाभ होगा तो फिर आम आदमी को उसको सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो ये देखा जाएगा कमर्शियल इकोनॉमी में कि किसी प्रकार से लाभ में उसमें हानि नहीं होना चाहिए और उत्पादकता बनी रहे, और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रभुत्व का एक सूत्र है, 13वां सूत्र है, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थित वर्णनञ्च। There should be maximum utilization and rational distribution of all mundane, supramundane and spiritual potentialities. ये आएगा कमर्शियल इकोनॉमी। जो भी रिसोर्सेस हमारे यहाँ छुपा हुआ है, मंडेन हो चाहे सुप्रामंडेन हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उसका अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम कितना हम उपयोग कर सकते हैं, ये कमर्शियल इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है उसी का, कमर्शियल इकोनॉमी में जो हम फसल लगाते हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ऐसा फसल लगाएं जो कैश क्रॉप। बाबा ने पुस्तक लिखी है आइडियल फार्मिंग करके, है ना, पढ़ना चाहिए। मैं बोला ना स्वाध्याय होनी चाहिए। आइडियल बाबा बोलते हैं साल में 6 फसल लिया जा सकता है। अभी कहाँ से 1-2 फसल ले लिए तो बहुत अधिक है। और कौन सा फसल के साथ कौन सा फसल लगाएंगे, सब चीज़ दिया हुआ है। किस फसल के साथ ऊपर फसल हो रहा है, जमीन में फसल हो रहा है, और दोनों के बीच में भी कोई फसल लगा सकते हैं।
बाबा ने सबका नाम दिया हुआ है आइडियल फार्मिंग पार्टी। 1 साल में 6-6 फसल हम लोग ले सकते हैं, उससे किसान समृद्ध होगा, बशर्ते कि हमको इरिगेशन की सुविधा यदि मिल जाती है तो कर सकते हैं। इजराइल में वैसी है, इजराइल तो कहाँ, वो तो एकदम बैरन लैंड था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया इजराइल, बहुत आगे बढ़ गया। उसके सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे अपना रहे हैं। वो ड्रिपिंग सिस्टम है ना, ड्रिपिंग सिस्टम, इससे पहले पानी छोड़ देते थे पूरा, अब उनको क्या किया, पाइप लगाओ, छेद कर दो, तो जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है तो उसी सिस्टम पर भी इंडिया में अपनाई जा रही है। तो इस प्रकार से क्रैश क्रॉप होना चाहिए, उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन कैसे होगा और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी हमारे देश की अंदर की जो व्यापार नीति है, इंटरनेशनल व्यापार नीति, सब ये कमर्शियल में आएगा, है ना। साथ ही साथ लाइसेंस नीति है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है, वो सब इसी के अंदर में, क्वालिटी कंट्रोल है, और इसी प्रकार से बैंकिंग नीति है, बैंक की पॉलिसी है, लोन पॉलिसी है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था वगैरह जितना सब चीज़ है सब कमर्शियल के अंतर्गत में, और इसमें वाणिज्यिक संगठन वगैरह भी हैं, सब इसी के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रबंधन वगैरह है, ये सब उसमें दिया हुआ हैंड आउट में, आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं चौथी जो इकोनॉमी है, जनरल इकोनॉमी। जनरल इकोनॉमी के अंतर्गत में देखा जाएगा कि ये पूंजीवाद है, साम्यवाद है, प्राउडवाद, इसकी आपस में किस प्रकार से, इसमें क्या क्या खामियां हैं, प्राउड में कैसे उसको सबसाइड किया गया है, कैसे दूर किया गया है, और उसके आधार पर उसको चर्चा करके उद्योगों को उसी प्रकार से बनाया जाएगा। उद्योग की चर्चा मैंने कर दिया, 3 टियर इंडस्ट्री वो इसी के अंतर्गत आएगा। ब्लॉक स्तर जो प्लानिंग होगी, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, वो भी कॉमन इसमें जनरल इकोनॉमी में आएगी। एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। सहकारी संगठन है, आर्थिक जो समाजीकरण, कई जगह यहाँ पर भी है, कमर्शियल जनरल इकोनॉमी में भी है, पीपुल्स इकोनॉमी में है, दोनों भी समन्वय बना के चलना पड़ेगा कि कमर्शियल, इसमें जनरल इकोनॉमी में जो बात कही गई है और हम पीपुल्स इकोनॉमी में जो बात कर रहे हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसलिए कई जगह दोनों जगह ये बात आई हुई है। इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार की जो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है, और इसका बेस होगा नियो ह्यूमनिज्म, नव्य मानवतावाद। बाबा ने 1982 में एक नई फिलॉसफी दी, उसका नाम था नव्य मानवतावाद, बुद्धि की मुक्ति, नव्य मानवतावाद। और जब बाबा ने फिलॉसफी दी थी तो स्पेशल सेमिनार का सीरीज चला था, हर पूरे इंडिया में सेमिनार हो रहा था, और उसका विषय ही था नियो ह्यूमनिज्म। सेमिनार रेगुलर होता, उसके अलावा स्पेशल सेमिनार, ये करीब करीब दिसंबर के महीना में हुआ था, उस समय 1980। हर जगह सेमिनार होना है इसके ऊपर से, नियो ह्यूमनिज्म पर। तो नियो ह्यूमनिज्म क्या है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, जियो सेंटीमेंट, सोशो सेंटीमेंट, ऑर्डिनरी ह्यूमन सेंटीमेंट, उसके बाद नियो ह्यूमनिज्म। एक लाइन में ह्यूमनिज्म, जब हमारा जो प्रेम है इस सृष्टि के कण कण के प्रति हमारे मन में आ जाए, वही नियो। हम सृष्टि के कण कण से प्यार करने लगे, वही है नव्य मानवतावाद। इसको आधार में रख करके बहुत सारी चीज़ की डीलिंग की गई थी, और पुस्तक है उसका सार यही है कि सृष्टि के कण कण से हमको प्यार, बोलते हैं आत्मोच्छात्म जगत हिताय च, तो जगत हिताय, जगत का हित, तो परमात्मा तो जगत में बिखेर देना, परमात्मा का कोई हाथ पैर नहीं है, ये सारी जो चीज़ दिखाई दे रहा है वही उसका हाथ पैर है, तो उसी की सेवा करो, वही है नव्य मानवतावाद। कि जितनी इकोनॉमी बनेगी ये पूरे नव्य मानवतावाद पर बेस्ड होगा। जो संविधान बनेगा, प्राउटिस्टिक पैटर्न में जो संविधान बनेगा, पूरा नव्य मानवतावाद पे आएगा, नव्य मानवता के अंतर्गत आएगा यमनी, तो उसी बेस्ट पे पूरा चलेगा। तो आप नव्य मानवतावाद को पढ़िए, बहुत सारी चीज़ है, हम लोग पढ़ते नहीं है नव्य मानवतावाद के बारे में, इतनी बहुत सारे शोषण कैसे होता है। एक पुस्तक का नाम ले रहा हूँ, आचार्य पुण्यश्यानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, इतनी मोटी बुक है, भारत में गरीबी उन्मूलन या शोषण के प्रकार से कुछ पुस्तक, क्या नाम है दादा सुशील जी पुस्तक का नाम? गरीबी उन्मूलन। इतनी मोटी पुस्तक है, शोषण की इतनी अच्छी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितने प्रकार के शोषण होते हैं, हम लोग तो नाम भी सोच नहीं सकते इतने प्रकार के, इतना प्रकार के उन्होंने पूरे उस समय से, मुगल काल के समय से चला रहा पूरी व्याख्या है कि किस प्रकार से लोगों को शोषण किया जा रहा है, हम शोषित हो रहे हैं और हमको मालूम ही नहीं है हमारा शोषण हो रहा है। तो
उस पुस्तक को आनंद नगर वगैरह जाते हैं, उस पुस्तक को लाइए और सबको बांटिए। 100 रुपये इसकी कीमत है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैंने 2-3 लाया, कुछ लोगों को बांटा, एक अपने पास रखा, पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन उस दादा ने उसका क्लास लिया था, तो क्लास में पटना नहीं, ये दिसंबर के महीने में टाटा यूटीसी अटेंड किया था, तो 1 आध घंटे का क्लास था, तो उसमें मैंने अटेंड किया था। तो वो पुस्तक को पढ़िए, ये हमारे लिए प्रचार मटेरियल है। ये जो पुस्तक है, अभी जो पुण्यशरण दादा ने लिखा है, गहन अध्ययन करके पूरा डाटा वाटा सब कलेक्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है। इससे हम प्रचार के लिए हमको हेल्प मिलेगी। इसलिए हम हर एक जो आनंद मार्गी प्रचारक है, पहले अपने आप को प्रचारक मानिए। आनंद मार्ग का प्रचारक और प्रौढ़ का प्रचारक। प्रचारक जब तक नहीं मानेगा आप काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग प्रचारक हैं, एवरी आनंद मार्गी से प्रचारक, ये भावना आनी चाहिए। बाबा ने कल भी मैंने कहा था कि वी आर सेलेक्टेड, वी हैव सेलेक्टेड बाय बाबा। हम लोगों ने, बाबा ने सेलेक्ट किया हम लोगों के लिए इसी काम के लिए। जानते हैं कि ये बेटे बेटियां मेरे लायक हैं, तो हम लोग नालायक ना बने, लायक बने रहें, उसके लिए हमको काम करना होगा। और काम करने के लिए प्रचार मटेरियल चाहिए। तो प्रचार मटेरियल के लिए बहुत सारे सोर्सेस है हमारे पास। पुस्तक से प्रचार मटेरियल मिल नहीं पाता उतना सा, तो हम लोग प्रयास में लगे हैं कि प्रचार मटेरियल। दादा ने पुस्तक लिखी है, ये यहाँ पर है। तो बाबा ने जहाँ जहाँ पर बहुत सारे यत्र बिखरा हुआ, तो उसको एक साथ करने की कोशिश की। तो वैसे हम लोग भी, मेरा भी पर्सनल प्रयास रहता है कि कोई एक सब्जेक्ट लें और उसको बाबा ने कहाँ पर कहा है, तो उसको कलेक्ट करके मैं अपने रीजनल में हिंदी वगैरह में करता हूँ और उसको PDF बना करके भेजता हूँ, ताकि वो प्रचार मटेरियल का काम आए। आपके पास जो नहीं है आप बोलिए, हमारे पास नहीं, हम बना के देंगे। हम अपना समय 24 आवर्स इसी में लगा देते हैं। हम बैठे भी, हम अभी यहाँ हैं, यहाँ पर है, घर में जाते हैं तो घर की चिंता नहीं, हमारे कमरे में सारे सब तक बाबा की पुस्तक पढ़ी रहती है इस पुस्तक में। और ये मेरी आदत रही शुरू से, जब से मतलब मार्गस हम लोग पैदाइशी जुड़े हुए हैं। जब से नौकरी लगी तो बाबा की पुस्तक लो, और बाबा का पुस्तक पढ़ने की आदत। पहले मैं थ्रिलर, वो नावल पढ़ता था, थ्रिलर है ना, वो मुझे क्या हुआ, जब सुरेंद्र मोहन पाठक की पुस्तक वगैरह पढ़ता था, फिर जासूसी, तो फिर धीरे धीरे वो उस कन्वर्ट हो गया किसमें, बाबा की पुस्तक पढ़ने में। और जब उसके बाद धीरे धीरे जब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो उसमें अंडरलाइन करता हूँ और पुस्तक के पीछे में लिख देता हूँ उसको, फलाने चीज़ें फलाने पेज करना है। तो मुझे फिर जब कंसल्ट करना होता तो पूरा पुस्तक पढ़ना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से मेरे पास जितने पुस्तक है सब में अंडरलाइन है, कहाँ कहाँ कहाँ। तो काम की चीज़ मैं उसको, अब क्या हो जाता है, वो पुस्तक रहता है, वो सबको मैं एक जगह समराइज करता हूँ और उसको फिर प्रचार मटेरियल के रूप में लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, PDF के रूप में। तो इकोनॉमिक बहुत सारी PDF मैंने, बाबा के जितने ये 16 पॉइंट हैं, उस 16 पॉइंट में मैंने PDF बनाने की कोशिश की। 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट में मैंने करीब 10 या 11 इष्ट और आदर्श तक मैं डिटेल में जहाँ जहाँ पर अवेलेबल था, ये दादा की लिखी पुस्तक, विदेश की लिखी पुस्तक, यहाँ की लिखी पुस्तक, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, सबको 16 पॉइंट मैंने उतारा। बहुत जैसे फास्टिंग के बारे में आपको एक जगह नहीं मिला, बहुत बड़ा PDF है। आपको वो पढ़ ले तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फास्टिंग के बारे में। कभी कभी मैं बीच में डाल देता हूँ, फास्टिंग आता है ना, उसके एक दिन पहले उस दिन उसकी PDF को डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से ये आप लोग जो आता है उसको निकालिए, उसकी कापी निकालिए और उसको संग्रहित करके रखिए, ये आपके भविष्य में प्रचार का काम आएगा। तो इस प्रकार से ये जो इकोनॉमी है, 4 डायमेंशनल इकोनॉमी। एक दूसरा सब्जेक्ट है 3 कार्डिनल सोशियो पॉलिटिकल प्रिंसिपल। कोई भी समाज आगे बढ़ता है तो जो आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ सिद्धांत का पालन करना पड़ता है, तभी अर्थव्यवस्था टिकती है, तभी लोगों को भला होता है। समाज में रह रहे लोगों का विकास कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे पनपे, है ना, लोग सुखी रहे, इसके लिए हर एक जगह कोई न कोई एक राजनीतिक और आर्थिक या और सामाजिक प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। उसको बोलते हैं मौलिक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत। इसके हैंडआउट्स वो राजेंद्र जी ने बनाया है, शायद आप लोगों को मिला होगा। उसके 3 पॉइंट है, इसी 3 पॉइंट को डील करेंगे। पहला है कि जब तक अभी कोई व्यवसाय में है तो यदि उसको हटाना है तो जब तक उसकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था ना हो तब तक उसको जॉब से ना निकाला जाए।
People should not be retrenched from their occupation unless alternative employment has been arranged for them. जब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक हम उसको नौकरी से ना निकालें। लेकिन अभी कहाँ चल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, वर्कर को निकालो। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का पेमेंट दे देगा या 1 महीने का नोटिस देगा। उसके बाद आपको क्या करना, आप जानो हमारा बर्डन नहीं। ये बाबा बोलते हैं प्राउड में पहला प्रिंसिपल है कि ये मौलिक सिद्धांत है। लोगों की आजीविका ही नहीं रहे तो क्या होगा, फिर उसको निकाल दिए नौकरी से, क्या होगा, कोशिश करेगा दूसरी नौकरी मिली और नहीं मिला तो फिर वो क्राइम में जाएगा। यदि नहीं जाता है तो भूखों मरेगा, उससे भी समाज की हानि है। यदि वो जीविका के लिए क्षेत्र में कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा, गलत रास्ता अपनाएगा, वो भी समाज के लिए क्षतिकर है। तो इसके लिए जो उदाहरण हमको देखें, पिछले जैसे थोड़ा सा पास्ट में हम लोग जाए, मुगल काल में, जब मुगल काल चलता था उस समय जमींदारी सिस्टम थी। तो जमींदार जो होते थे उनके पास अपना एक सैन्य बल होता था। वो सैन्य बल के माध्यम से जमींदार को सब लगान वगैरह वसूल करना पड़ता था। उनकी अपनी एक छोटी सी मिलिट्री होती थी, मिलिट्री कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। वो उसके थ्रू काम करता था, अपना रॉब भी जमाता था, उसका मिलिट्री पावर था। तो बाद में क्या हुआ, ये चलता रहा, चलते रहा और उसके बाद में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उस सिस्टम को खत्म। जमींदारी को तो खत्म नहीं किया उसने, तो जमींदारी का तो हेल्प किया उसने, है ना। किसी को राय साहब को उपाधि दे दी, किसी को और राय और किसी प्रकार की उपाधि दी, गवर्नमेंट ने दी जमींदारों को। लेकिन उनकी जो पर्सनल जो मिलिट्री था उसको खत्म। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जितने फोर्स उनके पास आजीविका का साधन नहीं था, तो सब बाप उसमें दिखे अपने पुस्तक में, पहाड़ एरिया के लोग जितने थे वो सब लोग क्या किए, सब चले गए क्राइम में। कोई चोर बन गए, कोई डकैत बन गए। एक्चुअली में उनको क्या करना था, उसको पुलिस फोर्स में ले लेना था या मिलिट्री में ले लेना था। तो इस प्रकार से आजीविका को खत्म करने के पहले अल्टरनेट कोई न कोई व्यवस्था करनी थी। एक और दूसरी व्यवस्था ले लें हम लोग, अंग्रेजों के समय जो जमींदार थे, ये जो जमींदार, ये दूसरी उदाहरण है। जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो सबको प्रीवी पर्स दिया गया, पेंशन की व्यवस्था थी, राजा महाराजा लोगों को पेंशन मिलने लगा, बहुत दिन तक चला। 1971 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो सबका प्रीवी पर्स एक ही झटके में खत्म, एक ही झटके में, कोई प्रीवी पर्स नहीं, किसी को पेंशन नहीं मिलेगा, खत्म कर दिया। तो बाबा बोलते हैं कि अचानक खत्म करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि हालांकि इनके पास, जमींदारों के पास बहुत पैसा था, लेकिन सबके साथ पैसा नहीं। जो ओल्ड एज वगैरह थे, जिनके साथ आर्थिक समस्या थी, वो भी उससे प्रभावित हुए। तो इनको स्टेप बाय स्टेप खत्म करना था ताकि लोग अपनी जीविका का साधन जुटा सके। ये एक दूसरी व्यवस्था है। तो ये दो प्रकार के हम लोग पास्ट में देखते हैं, इतिहास में इस प्रकार से घटनाएं घटी। और जैसे हम लोग देखते हैं आजकल की जो व्यवस्था है, यदि उदाहरण ले लें, जहाँ जहाँ पे कई जगह ऐसा होता है, इधर तो दिखता नहीं, वो पैर वाला रिक्शा चलता है, कई शहरों में पैर वाला रिक्शा चलता है। उधर हमारे एरिया में कहीं कहीं अब तो ऑटो रिक्शा आ गया, उसके बाद अब ये बैटरी वाली रिक्शा आ गई, फिर भी पैर वाला रिक्शा चलता है कहीं कहीं। एक जंक्शन लिया बाबा ने, यदि इसको कहा जाए कि कल से कोई रिक्शा नहीं चलेगा पैर वाला, तो क्या होगा, है ना, कह दिया, लेकिन उसको कोई व्यवस्था नहीं की गई। बंद करने के पहले उनके लिए दूसरा जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, उनका प्रबंध है ना, लोन की व्यवस्था कीजिए ताकि वो उस रिक्शा को छोड़ करके दूसरी व्यवस्था करें। नहीं करेंगे तो सब क्या बनेंगे, क्रिमिनल्स बनेंगे। अभी पता है ना, जो छटनी हो रही है, छटनी का कोई कारण है, ठीक है, आजीविका मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्राइम करेंगे ही करेंगे, या तो भूखों मरेंगे। तो भूखों मरने से अच्छा है, लोग बोलते हैं क्राइम ही कर लो, परिवार को चलाना है अपना जिंदगी और परिवार की जिंदगी। तो इस प्रकार से ये जो मौलिक जो नीति है, किसी की जीविका को खत्म नहीं करना है, किसी का ऑक्यूपेशन को खत्म करने के पहले, रिट्रेंच करने के पहले कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था देनी होगी। एक दूसरा, अब उसके बाद दूसरा एक और पॉलिसी है, दूसरा प्रिंसिपल है जबरन धर्मांतरण नहीं करना है। धर्मांतरण का
जो स्थिति है बहुत गंभीर है। शायद आप लोग शहरों में हैं तो पता नहीं लगता, लेकिन हम लोग गांव तरफ आते जाते हैं, देखते बहुत गंभीर स्थिति। स्पेशली ये जो चर्च, ये क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतरण, और उसके बहुत सारे लोगों को आसानी से, एक तो गरीब है, सीधा सीधा पैसा, दूसरा बीमार है, तो बीमार है तो उसको मिराकल दिखाते हैं, वो कुछ ऐसा कर देंगे और उसको देखो, बोले तुम्हारे भगवान ने नहीं कर पाया, ये यीशु ने कर दिया। ऐसा कुछ चमत्कारों को सब चर्च में बुलाएंगे और ऐसे करेंगे, देखो इतने दिन से तुमने तो राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, शिव का नाम लिया, हुआ देखो यीशु का नाम लिया, ठीक हो गया। ये गरीब लोग हैं, ये सब पैतरे वाले वो लोग समझते नहीं हैं। और मैं देखा था बिलासपुर है, इधर लाट गाँव में अब चर्च बनने लगे हैं। ये अभी गांव में पहले क्या करते, चर्च कैसे बनाते हैं, किसी को प्रचारक बना दिया, जो प्रचारक बनता है उसको बहुत बड़े मतलब बहुत पैसा देता है, उनके जो पास्टर वगैरह जो होते हैं उनको बहुत हैवी अमाउंट देते हैं, वो प्रचारक है, और लोगों को जाकर इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें गाँव में एक मकान किराया लगेगा, हर संडे उसको बुलाएंगे, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतरण की प्रक्रिया, कहीं पर जबरदस्ती, कहीं पर लोग इस प्रकार से लेकर के चल रही है। तो बाबा बोलते हैं कि ये जो धर्मांतरण, किसी का भी धर्मांतरण जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और उससे कुछ उदाहरण दिया गया है इसमें, पास्ट में कैसे हुआ। जब मुगल आक्रांता यहाँ पर आए, मुगल लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो जैसा बंगाल वगैरह के उदाहरण है, तो जबरन किसी को प्याज खिला दिए, जबरदस्ती गोमांस खिला दिए। जो गोमांस खाया, प्याज खाया, वो समाज से बहिष्कृत हो गया। अब वो समाज में वापस नहीं जा सकता। इतनी कट्टर व्यवस्था उस समय हिंदू समाज में थी, वो जात बाहर हो गया, मजबूरन है, अब उसको मुस्लिम बनना ही। महिलाओं का अपहरण कर लिया, समाज वापस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो इस्लाम स्वीकार कर। तो इस प्रकार से बाद में लोगों ने सोचा ये तो बहुत ऐसे में तो पूरा, उस समय के लोगों ने सोचा, और कुछ एक जगह है कहीं पर उधर मलपुरम करके उस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लोगों ने सोचा ये तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें, ये जो लोग को जबरदस्ती प्याज खिलाया, गोमांस खिलाया गया, इसको वापस लेना, और वापस लेने के लिए क्या करें, उनका एक अलग समुदाय, और उसका नाम दे दिया मेल बंधन। बहिष्कृत नहीं हुआ, लेकिन इनका एक अलग समुदाय बन गया, उसका नाम दे दिया कि मेल बंधन है। मेल बंधन से तो इस प्रकार से बहुत हद तक उसको। एक दूसरा उदाहरण है, अच्छा इसी में उस समय जो अभियान जब चला, तो अभियान चलने के कारण से जो हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग परिवर्तन हुआ। उसमें तो कैसे परिवर्तन हुआ, उसका एक उदाहरण है, बिहार में अक्सर जो हुआ, जब ब्राह्मण लोग इस्लाम धर्म स्वीकार किए तो वो अपने आप को अलग ग्रुप बना लिए, उनके साथ नहीं मिक्स किए, और उन्होंने अपना उपाधि रखी सैयद। ये जितने सैयद उपाधि हैं सब पहले के ब्राह्मण, बोले हमको इनके साथ नहीं मिलना है, हमारी एक अलग ग्रुप होना चाहिए। इन्होंने अपना उपाधि लिखना, सरनेम लिखना शुरू किया सैयद। उसी प्रकार से जो कायस्थ थे, जो श्रीवास्तव है, सिन्हा है, ये लोग किसी कारणवश से कन्वर्ट हुए, इन्होंने लिखे अपनी उपाधि लिखना शुरू किया मलिक उपाधि, मलिक है इस प्रकार से। तो मलिक कहने से पता लग गया ये लोग कन्वर्टेड हैं, और इनके साथ हम ओरिजिनल, जिनके साथ हम लोग अपनी रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे, हम लोग अपने साथ रखेंगे। इसी प्रकार से जो राजपूत थे वो अपने लोगों को मियाँ मुसलमान कहे, या तो फिर पठान मुसलमान, जो पठान अपने आप को कहते हैं, ये राजपूत थे जो कन्वर्ट हो गए। और उसी प्रकार से जो निहार थे हिंदू में, वो जब बने तो उसका जो सरनेम है शेख जो बोलते हैं, ये जो शेख मुसलमान थे, उस अपने आप को फिर शेख मुसलमान कहे, उनके साथ एकदम मिले खुले नहीं, अपने अलग एक समुदाय बना। ये इस प्रकार से इन्होंने कहा। तो बाबा बोलते हैं जब तक हिंदू धर्म में जाति पाति का ये चलेगा, है ना, कठोर रहेगा, तब तक धर्मांतरण को रोका नहीं जा सकता। आपको विचार करना पड़ेगा, है ना। तो ये, और इसलिए बाबा ने जाति पाति की व्यवस्था करने के लिए ही आर्यन की व्यवस्था दी है। तो एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ
ये 1964 के आसपास की घटना है। बाबा बैठे थे, ये रिपोर्टिंग की बात है, बाबा बैठे हुए हैं, सब वर्कर लोग बैठे हुए हैं उस समय। ये वाकया मुझे आचार्य कृपानंद राउत दादा ने बताई, तो उसमें कृपानंद दादा भी थे, शायद आप लोग जानते होंगे, दादा कुमार 85 के आसपास, तो 80+। तो बाबा बोलते हैं आनंद मार्ग का यूनिकनेस बताओ, आनंद मार्ग की स्पेशलिटी क्या है, आनंद मार्ग का ऐसा जो चीज़ है जो यूनिक है बताओ। तो सब ने कोई आचार्य विजयानंद दादा थे, बोले कि इसकी प्राउड फिलोसफी है, किसी ने कहा इसकी जो साधना पद्धति है, बाबा ने सबने बोले नहीं, सब जो भी उत्तर देते गए सबका बोले नहीं। तो लास्ट में कोई नहीं बता पाया, तो बाबा ने बोला आनंद मार्ग की जो स्पेशलिटी है वो है इसका आर्यन, रिलेशनरी मैरिज ही आनंद मार्ग की विशेषता है, यूनिकनेस है, बाबा अपने शब्दों में। और ये व्यवस्था तुम लोगों को करना है, बाबा ने बोला ये जितने वर्कर थे WT, ये व्यवस्था तुम लोगों को करना है, क्योंकि तुम लोग हर जगह जाते हो, तो कहाँ की लड़की कहाँ का लड़का क्या करना, ये व्यवस्था तुम्हारी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, ये स्पेशल। बाबा ने जब आनंद आर्यन को इतना महत्व दिए हैं, बोले ये यूनिकनेस है जो कहीं पर नहीं, तो इसके बारे में हम लोगों को भी सोचना चाहिए, है ना, दिमाग को खुला रखना चाहिए, कैसे करना है। अभी 1982 में 82 में अभी 22 में प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, हो सकता है पुणे से भी लोग गए रहे होंगे, सितंबर 2022 में दिल्ली सेक्टर के भक्ति प्रधानों का कॉन्फ्रेंस था, उसमें करीब 92 भक्ति प्रधान गए हुए थे दिल्ली सेक्टर से, उसमें से वहाँ से भी लोग आए हुए थे, बांग्लादेश से भी आए, इनके बीच 3 दिन का प्रोग्राम था। मुझे भी, मैं तो कोई भक्ति प्रधान नहीं था, लेकिन मुझे भी संस्था की ओर से इन्वाइट किया गया था, तो मैं भी गया हुआ था, तो सब उसमें देखा। उसमें तो इसमें जो व्यवस्था, हाँ मैं आर्यन की बात चल रही थी, तो एक दादा ने, सब दादा जो अलग अलग टाइम स्लॉट था, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो सोशल विमलानंद दादा उस समय उसमें थे, सोसाइटी बिल्डिंग में थे, तो सोसाइटी बिल्डिंग की जब बात आई तो उन्होंने सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर में WT क्रिएशन, FT क्रिएशन और आर्यन, ये 3 चीज़ समाज को बनाना है। तो समाज को बनाने के लिए हमको WT भी चाहिए, LFT भी चाहिए। WT तो है, अभी LFT सिस्टम लगभग खत्म, ये LFT है, जान है समाज की, जहाँ LFT नहीं है काम करना बहुत, ये LFT आपका जो होगा वही दौड़ दौड़ के सब जगह काम करेगा। तो कोशिश कीजिए यहीं से सह्याद्री समाज से LFT बनाने की कोशिश कीजिए, और उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको पूरा करना समाज के माध्यम से, जो भी उसकी फाइनेंशियल नीड है उनकी अपनी और उसके परिवार की। भाई आपके पास आ गया, परिवार कैसे चलेगा? तो पहले जो भी LFT होते थे उनका खर्चा पूरा उठाना पड़ता था, उनके परिवार का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा समय 24 आवर्स आपको दे दिया हुआ LFT, उसे परिवार की चिंता, उस समाज को करना। दादा कितना समय हो गया? बस लास्ट वाले को बोल देता हूँ, एक बचा उसको। तो इस प्रकार से, हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, तो दादा ने एक बात कही, देखिए आजकल आनंद मार्ग में भी मैरिज हो रहे हैं, लेकिन बहुत सफल नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहा है आर्यन। उसके बहुत सारे रीज़न है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा किसी दादा ने बताया लड़की, किसी दादा ने बताया लड़का, आप वहीं तक जाइए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। दादा ने जो बोल दिया कि अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का, उसके ऊपर मत जाए, आप खुद पता कीजिए आपके रिसोर्सेस। दादा ने बता दिया, पहले के ज़माना छोड़िए, क्या हो, पहले अपने टोटली डिपेंडेंट थे, दादा ने बोल दिया, हमने धारण कर लिया, शादी कर ली। अभी की स्थिति, इसलिए आर्यन के बारे में सोचिए, प्रोत्साहित तो करना है, बाबा का ये अलग डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से ये जो जाति पात है उसको खत्म करने का ये तरीका है। बाबा बोलते हैं भविष्य में भी 100% आनंद मार्गी कोई नहीं बनेगा। भाई ये दिन का महत्व तभी है जब रात है, सत्य का महत्व तभी है जब झूठ है, पुण्य का महत्व तभी है जब पाप है। 100% कोई आनंद मार्गी कभी बनेगा नहीं। तो आप बोलते हैं उस समय भी जब मेजॉरिटी हो जाएगी, पुस्तक में लिखे हैं कहीं पर, मैं उसमें दिया होगा तो 17-18 प्राउड सेल में है, 60-17 पूरे आनंद मार्गी बन भी जाएंगे।
मेजॉरिटी भी हो जाएगी तो भी कोई किसी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई देवी देवता रखा है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सबको ये ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी बाकायदा देख रेख उसका किया जाएगा, म्यूजियम में रखा जाएगा उसको, है ना। अब ये चला गया तो उसको नष्ट कर दो, ये सब नहीं होगा। ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखने के लिए देवताओं को संग्रहालय में संरक्षित किया जाना चाहिए और मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए बाबा की शक्ति। अच्छा, लास्ट एक बचा है, लास्ट जो प्रिंसिपल है मौलिक, किसी की मातृभाषा को दबाना नहीं चाहता। दादा मेरी मातृभाषा बताएगा, मातृभाषा कैसे जुड़ा हुआ हमसे, तो उसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है मातृभाषा को दबाने का, बांग्लादेश का जो उद्भव है मातृभाषा को लेकर। बांग्लादेश जो बना, जब अलग पाकिस्तान अलग हुआ, पूरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूरी पाकिस्तान, वहाँ पर उर्दू ला दिया गया, लेकिन वहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। अभी बोला ना, ये जो भाषा होती है वो क्या होती है, धर्म विशेष की नहीं होती। मुसलमान थे इसका मतलब उर्दू नहीं बोलते। अभी बिहार में और बहुत, बिहार और यूपी में बहुत मुसलमान है, उर्दू बोलते हैं क्या नहीं? जो भोजपुरी एरिया में ठेठ भोजपुरी बोलेगा मुसलमान है, बिहार क्षेत्र में, मगही क्षेत्र में ठेठ मगही, तो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है भाषा। तो जब उनके ऊपर उर्दू लाद दिया गया तो रिवोल्ट हो गया, और रिवोल्ट का नतीजा हुआ बांग्लादेश बन गया। ये भाषा है, भाषा को दबाना नहीं चाहिए। तो तीन ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, इसको ध्यान में रखना है, किसी की जीविका खत्म नहीं करना, जबरन धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, और किसी की मातृभाषा को दबाना नहीं चाहिए। परमपिता बाबा की जय। पूछना चाहते हैं तो देख लीजिए, समय है तो देख लीजिए। आपको क्वेश्चन चाहते हैं दादा, ये फ्री वाटर एंड बिजली के बारे में जो बाबा ने बताया है, फ्रीली अवेलेबल कर देना चाहिए एग्रीकल्चर। हाँ, उसमें वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि फ्री चीज़ें जब मिलती है तो उसका महत्व उतना नहीं रहता है। वो फ्रीली अबांडेंट यूज करेंगे लोग, तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। नहीं तो उसकी भी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हमने मान लो नहर लगा दिया, और नहर लगाने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट सोते रहेगा तो मुश्किल है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या, हमने पानी दिया, अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, वो कई जगह देखिए नहरों को लोग काट देते हैं, या फिर आजकल मोटी मोटी पाइप आती है और साइफन सिस्टम से पानी को ले लेते हैं, और पानी बह रहा है। तो डिपार्टमेंट हमने बनाया भाई, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है इरिगेशन सिस्टम, उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, किस लिए? सोने के लिए थोड़ी है। आपको कितना पानी चाहिए आप पूरा देखिए ना। हाँ, यहाँ पर ये, और दूसरी बात पंचायतों में भी आजकल एक सिस्टम बनाया है, छत्तीसगढ़ में देखा, अलग से पंचायत में ये जिला जल पंचायत होता है। जल का जो कृषि का जो पानी आ रहा है नहर के माध्यम से बर्बाद हो रहा नहीं हो रहा, ये सब देखने का पंचायत में अलग से जल विभाग है, उनका यही काम है। जो पानी आ रहा है वो कहीं दूसरे जगह तो नहीं जा रहा। ये सब सिस्टम तो बनाना अभी भी बना हुआ है, उसको हमको मजबूत बनाना पड़ेगा। वेस्टेज वेस्टेज नहीं होगा, लोगों को तैनाती होगी कि आप पानी वेस्टेज क्यों करेंगे। बाबा बोले जल जलावन और खाद्य, चलिए में लिखा हुआ जल जलावन और खाद्य किसी भी हालत में बर्बाद नहीं। जल तो समझ गए, जलावन माने फ्यूल, खाद्य माने भोजन, ये तीनों को किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना। ये चलिए में लिखा हुआ, तो उसकी व्यवस्था होगी, अभी भी व्यवस्था है, और ऑटिस्टिक पैटर्न में और अच्छी व्यवस्था चाहिए। ये सरकार का काम है कि हमने जब आपको व्यवस्था दिया है, इरिगेशन की व्यवस्था दी है, तो आप उतना ही पानी लीजिए जितना आपको खेत में ज़रूरत है। ये देखेगा कौन? तो सिंचाई विभाग का कर्मचारी जाएगा, उसके यहाँ ज़रूरत पूरा कट करेगा और दूसरे कट, ये व्यवस्था बर्बाद। कृषि का जो इंडस्ट्री का स्टेटस देने के लिए बाबा ने बताया है, उसमें क्या है कि जैसे कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है आधिकारिक जमाखोरी करके, सप्लाई डिमांड का चेन डिस्टर्ब करके प्राइसेस बढ़ जाती है स्पेसिफिक लेवल पर। कई जगह हम देखते हैं कि 20 रुपये किलो से टमाटर की तरह अचानक शुरू होते 200 रुपये। ये तो कैपिटलिस्टिक पैटर्न है। ये जो पूंजीपति कर रहा है, पूंजीपति का तो शेयर जा रहा है ना सरकार के पास। आप समझिए ना, जो कमाएगा 20 रुपये की चीज़ को 100 रुपये किया, 80 रुपये बढ़ा दिया, उसका अंश जाएगा ना उनके आगे जो बैठे ऊपर,
इसलिए वो उनको पर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए? ये सोशल, ये समाज मूवमेंट। इसी काम क्यों 20 रुपये मिलता था 100 रुपये क्यों हुआ? जमाखोरी क्यों? इसके लिए समाज मूवमेंट। इसलिए समाज मूवमेंट को एकदम मजबूत करना होगा, और ये मजबूत शहरों से नहीं होगा, ये मजबूत गाँवों से होगा। गाँव के लोगों को जानकारी देनी होगी कि आपका इस प्रकार से शोषण हो रहा है, जागिए आप। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, सबको संपन्न किया है, पूरे धरती में कहीं ऊपर है, कहीं सतह पर है, कहीं जमीन के नीचे में। कहीं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि परमात्मा ने हमारे साथ भेदभाव किया। भेदभाव ये जो हम लोग हैं, हमारे जो समाज में बैठे कर्णधार लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण से सब, और ये दलाल, ये जब तक कैपिटलिस्टिक पैटर्न रहेगा उसको रोका नहीं जा सकता। इसके लिए मूवमेंट जरूरी है। पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में गवर्नमेंट रिपोर्ट से कहती है कि 29 रुपये आपका अगर इनकम है पर डे तो आपका बीपीएल के बिलो नहीं, तो ऐसा कोई दादा ये सब तो लुभावने नारे हैं। 29 रुपया में वही लोग खा लेंगे क्या? उनको दे दो ना, 29 रुपये लो, खा के बताओ एक दिन में, है ना? प्रैक्टिकली सोचिए ना। वो ये लोगों का लुभावने नारे हैं और कुछ नहीं है कि 29 रुपये दे दिया हो जाएगा। 29 रुपये से उनका चलेगा क्या? करेगा? ये कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बना के रखो, और कुछ नहीं है। दुनिया भर का डाटा बोल देंगे, ये डाटा हो रहा। आम आदमी डाटा नहीं समझता हो, उनको चाहिए अनाज, जो चाहिए उनकी ज़रूरत है वो चाहिए। डाटा से थोड़ी पेट भरता है, तो अनाज से पेट भरता है। अभी प्रफुल्ल दादा ने बताया कि 20 रुपये वाला टमाटर जो 70-80 रुपये शूट हो गया, जो जमाखोरी या जो आड़त वाले होते हैं, वो जो जमा करके रखते या जमाखोरी करके उसको बाहर मार्केट में नहीं लेके आते, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? बताया जाओ, समाज के लोग क्या मारे उनको ना, सीधा सीधा, और क्या तरीका है? अरे भाई देखिए, आंदोलन करेंगे आपको जेल जाना पड़ेगा, पहले बता दूँ, जेल जाना ही पड़ेगा आपको। आप कहेंगे कि भैया सुन लो हमारी बात, क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा भाई? मांगने से मिलता है क्या? मूवमेंट है, पड़ेगी ना, एक आध बार अच्छी से मार पड़ जाएगी। किसी जो टमाटर को होल्ड करके रखा, अच्छी से पिटाई कर दी, आगे के लिए आपने समाज मूवमेंट में जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें लीगल सेक्रेटरी भी होता है ना, उसकी जवाबदारी है। समाज में केडर अंदर जाएगा, उसको छुड़ाने की व्यवस्था ये पूरे समाज की है, होगा, मारो उसको भी, बिल्कुल काम नहीं होगा, हाँ मारना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास जाए फोर्स चाहिए ना, आपकी केडर लोग रहे, आप लोगों को लेके जाइए, आम लोगों को। आप 100 लोगों गांव में जाइए, 100 लोग को बताइए, 100 लोगों का भीड़ लेके जाइए, वो पहले देख के डर जाएगा कि लोग कहाँ से आए। उसको एकदम सीक्रेट रखिए, प्लान अपना जो बनाना है, वहाँ जाना है, किसी प्रकार से लिखना, धावा बोल दीजिए, मान गए तो ठीक है, नहीं तो मारो उसको। यही राज है। और लोग जाएंगे, उसकी परवाह मत कीजिए, आपने लीगल सेल बना के रखा है, उसका हेल्प लीजिए। आप कहेंगे गिनती करेंगे तो नहीं होगा भाई। धर्मांतरण में प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लीजिए किसी एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए ईसाई लोग आके वहाँ सेवा कर रहे हैं, बदले में कहते हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, हम आपको मेडिकल सुविधा देंगे, एजुकेशन देंगे, खाने के लिए आपको रोजगार की व्यवस्था करेंगे, तो लोग उसको ईजीली अपनाएंगे। तो उस धर्मांतरण से प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई उस धर्मांतरण कर रहे हैं, वो सेवा उनका भाव नहीं है ना, उनका उद्देश्य है अपने संख्या बढ़ाना है ना। संख्या बढ़ाने से प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लीजिए किसी, मान लीजिए आनंद मार्गी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आनंद मार्गी बन जाइए, हम आपको ये चीज़ मेडिकल फ्री देंगे, हम आपको एजुकेशन फ्री देंगे, और लोग आनंद मार्गी बनने को तैयार हो गए, तो बोलेंगे आप धर्मांतरण कर रहे हैं। मजहब नहीं है, चीज में पहले बता दें, आनंद मार्ग मजहब नहीं। लोगों को वैसे भी मजहब नहीं, लोगों के लिए बुद्ध भी या फिर ईसाई भी उनके लिए बस एक नाम है, और नाम चेंज किया कि तो कुछ सुविधाएं दिख रही थी वहाँ, जो लोग गवर्नमेंट नहीं दे पा रही। ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है ना कि उसको दे, है ना। अंदर से वो चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं। अभी देखिए, मैं तो कई मेरे दोस्त हैं, हम लोग से वो दीपावली के दिन क्रिश्चियन है लेकिन दीपक जलाएंगे,
उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले से वो लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन दीपावली के दिन भी घर में दीपक जलाते हैं। क्रिश्चियनिटी में दीपक जलाने का नहीं, लेकिन उनकी भावना है अंदर से। लेकिन अब क्या है, दुनिया भर का तो उसके ले लिए हैं, पैसा ले लिए, नौकरी ले लिए, तो उसको मेंटेन करके रखते हैं, दोनों के बीच में चलते हैं। वो मानसिक संघर्ष है, ऐसा उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सिर्फ मानसिकता से वो अंदर से हिंदू है, बाहर से दिखा रहे हैं क्रिश्चियन है, बस यही प्रॉब्लम। उसके अभी मैं बता रहा हूँ, कई जगह धर्मांतरण हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो पहले वो उनकी अलग कम्युनिटी बन गई है, उस वाले क्रिश्चियन से रिलेटेड नहीं है उनका, बन जरूर गए हैं, लेकिन रोटी बेटी के संबंध वो अपने बीच में करते हैं, उनसे नहीं करते। ठीक है, ना करना ठीक है, अपनी बेटी अपने घर के आसपास ही किसी उसमें है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती कि वो क्यों उनसे शादी करें, नहीं करते उससे शादी। लेकिन वही जो बताया ना, इसके पीछे उनका मकसद जो भी रहा हो, उनका धर्मांतरण करने का, अपनी संख्या बढ़ाना हो, लेकिन हम लोग क्या आनंद मार्ग के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मोक्षार्थम, तो आत्मोक्षार्थम कहीं पर है नहीं ना, वो तो टेम्परेरी चीज लेकर के चला, आत्मोक्षार्थम खत्म हो, कहाँ आत्मोक्षार्थम? आत्मोक्षार्थम तो है ही नहीं ना, दिखावे की जगह थी तो उन लोगों ने किया है। दादा उनका आध्यात्मिक बेस तो रहता ही नहीं होगा, वो सिर्फ मॉनिटरी देते हैं उनको। मैंने मोनेटरी है पैसा, आध्यात्मिक बेस नहीं होता। कोई आध्यात्मिक बेस के जाएंगे, वो यीशु का वो रहेगा, बस पढ़ दिए, हो गया खत्म। और फिर बस मेरा इश्यू, हाँ बस, और वो कुछ और नहीं होना होगा, इसलिए तो कन्वर्ट होते हैं। नहीं, उनका ये बड़े लार्ज पैमाने पर है भाई, चाहे क्रिश्चियन का हो, यहीं से थोड़ी चलता है, उनका वहाँ से वेटिकन सिटी से सब प्रोग्राम आता है, ये वेटिकन सिटी से चल रहा है, इन लोगों का पूरा सऊदी अरब जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, वहाँ चल रहा है, ह्यूज अमाउंट आता है फंड कि चेंज करो। अभी मैं आज एक वीडियो देखा है ना, दादा सुन रहे थे, हो गया, एक बता रहा हूँ, अंगोला करके एक सिटी है, एक कंट्री है, आज मेरे व्हाट्सएप में आया था, उसमें अंगोला में विद्रोह हो गया है कि वहाँ पे मुसलमानों ने इतना आतंक मचा के रखा है कि वहाँ की सरकार ने इस्लाम को, आज की घटना है, इस्लाम को बैन कर दिया है, जितने मस्जिद है बाई फोर्स उठाया जा रहा है, सब मुल्लाओं को मार मार के उस देश से भगाया जा रहा है। आज में ये अंगोला सिटी है, साउथ अफ्रीका, धर्मांतरण के कारण वो हावी हो गए। आप देखते जाए लेबनान सिटी वगैरह पहले क्या था, है ना, ये जो ईरान बोलते हैं तो पारसियों का देश था ना, हमारा सर नहीं देता तो पारसी तो खत्म हो गया था, तो उनका लॉन्ग डिस्टेंस में है, शॉर्ट में मैं करोड़ ना देखिए, पर आगे जाके प्रॉब्लम, बिल्कुल आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी तो जैसे पुणे में कई क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं जो अभी बाकी स्कूल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी कम फीस है, तो लोग इवन क्रिश्चियन स्कूल में जाने के लिए पढ़ते हैं, जैसे बिशप्स हो गया और भी दो स्कूल से। वो उनका जो टारगेट है ना, ये नहीं है देने का चीज़ है इनको, लेने वाले को तो स्थानीय लगता है, लेकिन वो दूरगामी परिणाम है उनका, मतलब देश पे कब्जा करने का, यहाँ पर उनकी अपनी सरकार बनाने की, मेजॉरिटी करने का। आप सोचिए, है ना, बहुत सारी चीज़ है, गजवाए हिंद और ये वो, आप देखते जाइए, है ना, क्या क्या उसको सोचिए। अब यदि वो आ जाए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, पूरे क्रिश्चियन बन गए, आनंद मार्ग की ट्रस्ट नहीं कर देंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे सोचिए ना, थोड़ी देर के लिए पूरा ये हो गया, ये मेजॉरिटी क्रिश्चियन की होगी, आपका क्या होगा बोलिए? आपको भी जबरन क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। ये दूरगामी सोचा समझा चाल है, जिसमें लोग समझ नहीं रहे हैं और समझते जा रहे हैं। इसलिए लोगों को अवेयरनेस लाना है, लोगों को बताना है भाई जबरन धर्मांतरण तो है नहीं, धर्म तो है ही नहीं, मजहब है, मजहब का ही उन्होंने पैसे की लालच से, एक लालच से ज़्यादा जो पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स आपने बताया वो कौन सी किताब है? ये प्राउड इन सेल पार्ट 16, एक पुस्तक है पूरा, 3 पार्ट एक साथ है, 16, 17, 18, हाँ तीनों में 16 का होगा, मुझे लगता है 16 का होगा। मैं बता दूंगा, मैं अलग से लिखा हूँ खोज करके इसमें थोड़ी देर के बाद डालूंगा, और मैंने उसको भी 16 पॉइंट का भी मैंने सह्याद्री को इसका पोस्ट कर दिया था। एक्सप्लॉयटेशन के लिए समय भी नहीं है क्लास का, तो इसलिए तो खत्म करें। और जो है और दादा इतना सब हुआ, 2 मिनट 5 मिनट कीर्तन करेंगे, मन को एकदम तरोताजा करने के लिए कीर्तन बहुत जरूरी। समापन में भी कीर्तन करें, कुछ नहीं, खाली कीर्तन कर लिए 5 मिनट,
गुरु पूजा करें उसके बाद सीधा यहाँ से खाने के लिए ना जाए।